हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा आज अपने प्रोनाउन के लेक्चर्स को आगे बढ़ाऊंगा। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या क्या देखा था। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे और उनमें जो बेसिक डिफरेंस थे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक का, हम लोगों ने वो देख लिया था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में कि इससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और इसके इम्पॉर्टेंट जो भी टॉपिक है उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो को मैं अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप मेरे वीडियो से अपडेट रहें। तो देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर प्रोनाउन के डिस्ट्रीब्यूटिव को। अब देखते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखो, ये जो वर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ अपने पेन का। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव जो हमारा वर्ड है वो आया हुआ है डिस्ट्रीब्यूट से। कहाँ आया है? ये आया है वर्ड डिस्ट्रीब्यूट से। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब आप सभी को पता होगा, जब हम लोग बांट कर बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट वर्ड का यूज़ करते हैं। जब किसी को बांटना हो, एक एक करके यूज करना हो, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट का यूज करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल भी देख रहे होंगे यहाँ, ईच, आइदर, नाइदर, ये एग्जाम्पल होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। और ईच, आइदर, नाइदर, ये तीनों जो होते हैं, जब हमें एक एक करके बात करनी हो किसी चीज़ों की, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। राइट, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कि एक क्लासरूम है आपका, ठीक है, क्लासरूम है, उसमें एक सर पढ़ाते हैं। सर ने क्या किया कि सभी स्टूडेंट को एक असाइनमेंट दिया कंप्लीट करने के लिए। अब बच्चा इसमें से 50% कोई बना के लाए और 50% नहीं बना के लाए। तो जो वहाँ के प्रिंसिपल थे, उन्हें लगता है कि कहीं टीचर में तो फीडबैक नहीं है। वो क्या करते हैं, एक मैम को ले आते हैं, उस सर के जगह पे एक मैम को रिक्रूट कर लेते हैं, जो दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी। अब जैसे ही वो क्लास में एंटर करती हैं तो सारे बच्चे खुश हो जाते हैं और क्या कहते हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो जो भी पढ़ाती थी उनके लेक्चर को बहुत गौर से सुनते थे। और जब मैम यदि असाइनमेंट देती थी तो सारे बच्चे लोग होमवर्क को बना के लाते थे और सब लोग 50% नहीं 100% बच्चे असाइनमेंट बना के लाते थे। तब प्रिंसिपल उस पहले वाले जो सर जो पढ़ाते थे उन्हें क्या कहते हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट मेक द असाइनमेंट। ओके, मैंने क्या कहा, ईच ऑफ द स्टूडेंट मेक द असाइनमेंट, मतलब कि प्रत्येक बच्चे ने, एक एक बच्चे ने, क्लास में जितने बच्चे थे, राम, श्याम, मोहन, ठीक है, जो भी है बच्चे, एक एक बच्चे ने असाइनमेंट को बना के लाया है। तो ईच, आइदर, नाइदर, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं। यहाँ आप देख रहे होगे ईच ऑफ द स्टूडेंट, ये पहला वाला जो है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट, जो मैंने आपको भी एग्जांपल दिया वही चीज़ लिखा हुआ, ईच ऑफ द स्टूडेंट मेक ऑफ दिस क्लास हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट। इस सेंटेंस को यदि आप ब्रेक करोगे तो ऑफ क्या है मेरा, एक प्रीपोजिशन है। ऑफ क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन के बाद कोई भी आपको नाउन दिखे तो क्या कहलाता है, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑफ क्या है यहाँ, ये भी प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद कोई भी नाउन दिखे तो क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। दिस क्या हो गया आपका, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। हैव क्या हो गया आपका, हेल्पिंग वर्ब। सबमिटेड क्या हो गया आपका, मेन वर्ब। सबमिटेड वाट या होम का रिप्लाई क्या होता है, वर्ब से वाट या होम का रिप्लाई क्या होता है, मेरा ऑब्जेक्ट होता है। तो सबमिटेड वाट, असाइनमेंट, तो इस मेन वर्ब का क्या बना, ऑब्जेक्ट बना। देयर क्या बना, ये भी एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अब देखो, कोई भी सेंटेंस होता है, मैं हर लेक्चर में कहता हूँ, एक सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए सब्जेक्ट और मेन वर्ब होना जरूरी है। बिना सब्जेक्ट और मेन वर्ब के कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकता। तो आप देख रहे हो इस सेंटेंस में मेन वर्ब तो मेरा मिल चुका है, लेकिन क्या सब्जेक्ट मिला है, नहीं। तो इच क्या होगा मेरा, हल में यहाँ पे एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो इस तरीके से क्या किया, हम सेंटेंस को ब्रेक किए और समझे कि ईच, आइदर, नाइदर का इस्तेमाल हम लोग कब और कहाँ करते हैं। कब करते हैं, जब हमें डिस्ट्रीब्यूट नेचर का सेंटेंस दिखाना हो, मतलब कि एक एक करके बात करनी हो। यहाँ प्रत्येक बच्चे ने होमवर्क बनाई है, मतलब कि एक एक बच्चे जो भी है, सभी बच्चे ने असाइनमेंट को कंप्लीट किया। राइट, अब मैं 3 वर्ड का हमेशा यूज कर रहा हूँ, ईच, आइदर, नाइदर, ठीक है।
इसके बाद एक रूल आप हमेशा बुक में पढ़ते होंगे, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो भी देखते जाइए, और जो पढ़े होंगे उनको हमेशा पता होगा, ईच ऐदर नाइदर के बाद यदि ऑफ लगा हुआ हो तो आने वाला नाउन क्या होता है, वो प्लूरल हो जाता है, और यदि वर्ब क्या होगा, वो सिंगुलर हो जाएगा, और कोई यदि प्रोनाउन या एडजेक्टिव दे रखा है तो वो क्या होगा, मेरा सिंगुलर होगा। अब देखो, रूल को रटो मत, रूल ऐसे ही नहीं बन जाते, उसके पीछे हर का लॉजिक होता है, हर के पीछे लॉजिक होता है, और यदि आप उस लॉजिक को समझते चले गए तो वो चीज़ें आपको रटने में नहीं, आपको समझने में आसानी होगी। तो एक चीज़ बताओ, मैंने अभी हमेशा कहा है कि ईच, इधर और जो निदर होता है वो कैसा होता है, वो एक डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होता है। जब डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर होगा तो वो क्या होगा, एक एक करके बात करेगा। जब एक एक करके बात करेगा तो वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। एक एक करके बात कर रहा है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। आने वाला एडजेक्टिव या कोई प्रोनाउन आएगा वो भी क्या हो जाएगा, मेरा सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि ये नाउन मेरा प्लूरल हो जा रहा है, ऐसा क्यों? अब इसके पीछे का आप कारण समझो। इस नाउन से पहले क्या लगा हुआ है, ऑफ। ऑफ का इस्तेमाल आप लोग प्रीपोजिशन जब चैप्टर पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा। ऑफ का यूज जो होता है हमेशा कंपैरिजन करने के लिए काम आता है। जैसे आप मैथ्स में भी क्वेश्चन बनाते हो तो क्या लिखा रहता है, प्रॉफिट ऑफ 60%, मतलब कि 60% की प्रॉफिट हो रही है तो किसी के कंपैरिजन में हो रहा होगा ना। मान लो किसी पे 30% की प्रॉफिट हो रही है तो वो कह रहा है कि इसमें 60% की प्रॉफिट हो रही है, तो कंपैरिजन कर रहा है, तभी तो हम बता पा रहे हैं कि इसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। मैं बोलूँ कि राम मोहन से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इट मीन्स कि राम को इंटेलिजेंट होने के लिए मोहन से कंपेयर कर रहा है, तभी कंपेरिजन में पता चल रहा है कि राम इंटेलिजेंट है और मोहन क्या है, वो उससे कम इंटेलिजेंट है। तो वो कंपैरिजन हम लोग करके बता सकते हैं। लेकिन ऑफ जो होता है हमेशा वो किस लिए यूज होता है, कंपैरिजन। और कंपैरिजन किसके बीच में होगा, हमेशा दो के बीच में होगा। तो एक बात बताओ, जब दो के बीच में होगा तो आने वाला इसके बाद कोई भी नाउन रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, मेरा वो प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि दो की बात कर रहा है। तो ऑफ आप जहाँ भी देखोगे ना, जब कंपैरिजन होता है तो हमेशा प्लूरल ही आपको दिखेगा। इसी वजह से क्या हो रहा है कि ऑफ के बाद हमें नॉन प्लूरल लगा देना पड़ रहा है। लेकिन ईच, इधर, निदर के वजह से जो वर्ब है वो सिंगुलर हो गया, जो हमारा प्रोनाउन और एडजेक्टिव हुआ वो भी मेरा सिंगुलर हो गया। अब आपके सवाल एक दिमाग में आ रहा होगा, सर यदि ये ऑफ नहीं रहता तो, यदि ये ऑफ नहीं रहता तो मेरे भाई ये नाउन भी हमको सिंगुलर ही बनाना पड़ जाता। ये नाउन हमें सिंगुलर बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ईच, इधर, निदर जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होता है, और वो हमेशा कहता है कि हम यदि कोई भी नाउन के बाद यदि वर्ब आ जाए या नाउन आ जाए या प्रोनाउन आ जाए या एडजेक्टिव आ जाए, वो हमेशा हम सिंगुलर लेंगे। ठीक है, तो हम हमेशा सिंगुलर लगा दे रहे हैं। लेकिन यदि ये ऑफ लग गया तो इसकी वजह से हमें इसे प्लूरल बनाना पड़ेगा। और क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि ऑफ जो हमेशा होता है कंपैरिजन के नेचर का होता है, हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में होता है। इसको कंपेयर करना होता है किसी से, और जब कंपेयर किसके बीच में होता है, हमेशा दो चीज़ों के बीच में होगा या दो से अधिक चीज़ों के बीच में होगा। तो हमें हर हाल में उसके बाद जो भी होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। इसीलिए मुझे नाउन यहाँ पे प्लूरल लगाना पड़ा। अब इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे तो आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी, राइट। तो रूल क्या आपका बना था, उस रूल को आप देखोगे तो लॉजिकली समझो, ईच, इधर, निदर के बाद यदि कोई आपका ऑफ लगा हुआ है तो आने वाला नाउन तो प्लूरल हो जाएगा। लेकिन यदि कोई वर्ब दे रखा है, यदि कोई प्रोनाउन या एडजेक्टिव दे रखा है तो वो हर हाल में क्या होगा, आपका सिंगुलर नेचर में होगा। अब आ जाओ हम लोग कुछ नई चीज़ों को देखते हैं। हम लोग देखेंगे अभी हेल्पिंग वर्ब, जिसको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। अब जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, एक बी वर्ब, एक हैव वर्ब, एक डू वर्ब। कौन कौन सी, बी वर्ब, हैव वर्ब और डू वर्ब। बी की फॉर्म क्या होती है, इज, एम, आर, वाज वर्ब और बिन। यदि कोई पूछे बी की फॉर्म क्या होती है तो आप क्या बोलोगे, इज, एम, आर, वाज वर्ब और बिन। और हैव की फॉर्म कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे, हैज, हैव और हैड। और डू की फॉर्म क्या होती है, डू, डज और डिड। ठीक है, बी की फॉर्म क्या होती है, इज, एम, आर, वाज और वर और बिन। ठीक है, और हैव की फॉर्म क्या होती है, हैज़, हैव और हैड। और डू की फॉर्म क्या होती है, डू, डज, डिड। ये क्या होते हैं, मेरे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं, राइट। और एक सेंटेंस में आपके कितने हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं, आपके मैक्सिमम 3 हेल्पिंग वर्ब एक सेंटेंस में हो सकते हैं।
मेन वर्ब कितने होते हैं? मेन वर्ब हमेशा सेंटेंस में एक ही होते हैं, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। यदि कंजंक्शन के थ्रू जुड़ा रहेगा तब आपके 2 लग सकते हैं, लेकिन एक सेंटेंस में हमेशा मेन वर्ब एक और आपका जो सब्जेक्ट होता है वो भी कितना होगा? एक होगा। यानी एक मेन वर्ब और एक आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होता है एक सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए। ऑब्जेक्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। आप मेरे बेसिक लेक्चर यदि पढ़े हैं क्लास में, और नहीं तो आप मेरे वीडियो देखिएगा तो उसमें है, मैंने पढ़ाया है कि ऑब्जेक्ट कब होते हैं कब नहीं होते। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का मैंने वहाँ पर आपको नॉलेज भी दे रखा है। तो इन चीज़ों को आप देखिएगा यहाँ पे कि बी की वर्ब, हैव की वर्ब, डू की वर्ब क्या क्या होती है। इज, एम, आर, वाज, वर, बिन, ये हो गई बी की फॉर्म। हैव की फॉर्म क्या हो गई? हैज़, हैव, हैड। और डू की फॉर्म क्या होती है? डू, डज, डिड। ठीक है। अब देखो इंग्लिश ग्रामर में जो होती है ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब तो बनती ही बनती है, और साथ में ये मेन वर्ब बनने का भी काम करती है। ठीक है, ये क्या करती है? मेन वर्ब बनने का भी काम करती है। ये भी मेन वर्ब बन सकता है, ये भी मेन वर्ब बन सकता है, ये भी मेन वर्ब मेरा बन सकता है। जैसे मान लो मैंने आपको अभी कहा कि बिना कोई सेंटेंस मेन वर्ब और सब्जेक्ट के बिना नहीं हो सकती, और मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। ठीक है, मैंने लिखा आई एम ए स्टूडेंट। अब आप क्या कहोगे? आई मेरा हो गया सब्जेक्ट, एम क्या लिखोगे आप तो कहोगे एम तो हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ रखे हैं सर, एम तो हेल्पिंग वर्ब होता है। अब मान लो इसको आप हेल्पिंग वर्ब मान लोगे, स्टूडेंट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो एक बात बताओ, क्या इसमें मेन वर्ब आ पाया? नहीं। अब मैं हमेशा बोलता हूँ कि बिना मेन वर्ब का सेंटेंस हो ही नहीं सकता, आपको मेन वर्ब हर हाल में चाहिए ही चाहिए। तो आप हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब मान सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये होता है जब सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं दे रखा हो। जब मेन वर्ब नहीं दे रखा है तो हेल्पिंग वर्ब को क्या मानेंगे हम? मेन वर्ब। तो आने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता बल्कि क्या हो जाता है? मेरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और एक और वर्ड आती है आपको, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब बहुत बच्चों ने सुना होगा लिंकिंग वर्ब, आज क्लियर कर लो लिंकिंग वर्ब क्या होता है। देखो ये इसी सेंटेंस को हम लोग लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ये जो आपकी बी की फॉर्म होती है इसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट को क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है, लिंक कर रहा है। अब देखो ये जो होता है सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और मेन वर्ब, इसमें एक्शन नहीं होता है सेंटेंस में। यदि आप मेरी बेसिक लेक्चर देखोगे तो वर्ब में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? वर्ब 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका डूइंग वर्ब, कौन सा? एक होता है डूइंग वर्ब, एक होता है आपका बीइंग वर्ब, एक होता है आपका हैपनिंग वर्ब। ठीक है, इसकी डिटेल पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये मैं पढ़ा रखा हूँ बेसिक में, तो आप मेरे बेसिक में देखोगे तो ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। और यदि मेरे आप क्लास कर रखे हो ऑफलाइन ऑनलाइन तब भी आपको वहाँ पे नॉलेज होगा। जिनको नॉलेज नहीं है वो मेरे बेसिक लेक्चर में जाकर देख लीजिएगा। तो ये क्या होता है? डूइंग वर्ब में तो एक्शन होता है, ये होता है बीइंग वर्ब। ये सेंटेंस होता है बीइंग वर्ब, इसमें एक्शन नहीं होता। बीइंग वर्ब में कभी एक्शन नहीं होता, सिर्फ किसी के बारे में बताया जाता, किसी के बारे में चर्चा किया जाता है। यदि मैं बोलूँ आई एम ए स्टूडेंट, मैं क्या हूँ? एक विद्यार्थी हूँ, तो क्या इसमें एक्शन हुआ? नहीं, मैं सिर्फ अपने बारे में बता रहा हूँ। आई एम बोलूँ मैं आई एम टीचर, आई एम फादर, आई एम ब्रदर, आई एम सिस्टर, आई एम फिलोसफर, आई एम टीचर, आई एम इंजीनियर। ठीक है, तो इस तरह के आई एम मैरिड, इस तरह के सेंटेंस में क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है? नहीं, सिर्फ बताया जा रहा हूँ कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पिता हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बहन हूँ। मतलब कि आपको सिर्फ उन चीज़ों के बारे में क्या किया जा रहा है? किसी की चर्चा दी जा रही है, चर्चा की जा रही है। और जब चर्चा की जाती है तो क्या हो जाता है? आपका वो बीइंग वर्ब हो जाता है। और बीइंग वर्ब में कभी एक्शन नहीं होता, सिर्फ क्या किया जाता है? उन चीज़ों के बारे में चर्चा की जाती है, राइट। और इसमें कभी भी हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो मेन वर्ब बन के आ जाता है, और आने वाला ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। मेरे हिसाब से क्लियर होगा आपको। सब्जेक्ट आपका मेन वर्ब जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब दोनों बन सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब वो दोनों बन सकते हैं। कब मेन वर्ब बनते हैं इसका कंडीशन आपको पता चल गया होगा। कब बनते हैं? जब सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं दे रखा हो। और मेन वर्ब पहचानने का तरीका क्या होता है? मैं हमेशा बनता हूँ जो वर्ब की तीनों फॉर्म में टूट जाए, जैसे ईट, एट, इटन, गो, वेंट, गोन, जो तीनों फॉर्म में टूट जाए वो क्या कहलाता है? आपका मेन वर्ब कहलाता है। अब ऐसा तो सेंटेंस में दे नहीं रखा आई एम स्टूडेंट में, तो आपको हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मान सकते हो। ठीक है, और ये सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट, ये देखो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना, जब सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट को जब लिंक करेगा
तो वही कहला जाता है मेरा लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो सब्जेक्ट और उसके कम्प्लीमेंट में क्या करता है, लिंक करता है, राइट। और आपको पता ही है कि ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बन सकता है। अब एक आता है वर्ड, आप सुन रहे होगे कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब वर्ड भी सुन रखे हो। ये हेल्पिंग वर्ब भी आप लोग लिखते हो। तो आप कहोगे सर यहाँ तो आप कहीं लिखे नहीं हो, आप सिर्फ हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, इज़, एम, आर, वाज वर्ड लिखे हो, कैन, कुड तो लिखे नहीं हो। मेरे भाई वो सारे के सारे जो होते हैं वो मॉडल वर्ब होते हैं। क्या होते हैं, मॉडल वर्ब, ठीक है। और वो हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करते हैं सेंटेंस में, वो हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करते हैं सेंटेंस में। और हम लोग इसके डिटेल पे जाएंगे। मॉडल वर्ब एक चैप्टर ही है, उससे क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं। तो मेन बेसिक आप ये जान लो कि जितने मॉडल वर्ब होते हैं वो एक हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होते हैं। और डिटेल में इसको जानेंगे जब हम लोग मॉडल वर्ब के चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। और ये आपने देख ही लिया, ये मेन वर्ब के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब भी बन सकता है। हेल्पिंग वर्ब तो बनता ही है, साथ में मेन वर्ब बन सकता है, ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। तो उम्मीद होगा कि आप इन चीज़ों को यहाँ पे समझे होंगे। अब हम लोग कुछ और बेसिक डिफरेंस देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल के साथ और क्या क्या होता है। तो यदि इस लेक्चर के आप नोट्स साथ में बनाते जाइए और कमेंट बॉक्स में भी आप लिखते जाइए कि क्या आप समझ रहे हो, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा ईच और इधर, नाइदर और नन, एनी और ऑल। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत सारे आपको एग्ज़ाम में पूछ देते हैं। तो आपको ईच और इधर में डिफरेंस जानना पड़ेगा। तो ईच और इधर में डिफरेंस क्या होता है, जब हम दो या दो से ज़्यादा की बात करते हैं, क्या दो या दो से ज़्यादा की बात करते हैं तो क्या हम कहते हैं, ईच का यूज करते हैं। इधर का यूज क्या करते हैं, जब दो में से हमें एक की सिलेक्शन करना हो। मान लो आप जब स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है, स्कूल में जब आप पढ़ते थे तो 15 अगस्त होता था। 15 अगस्त में हमारे प्रिंसिपल टीचर क्या कहते थे, कौन कौन बच्चे पार्टिसिपेशन ले रहे हैं। कोई डांस करता है, कोई गाना गाता है, कोई एंकरिंग करता है, ठीक है। तो तरह तरह के एक्टिविटीज़ में क्या करते हैं, वो पार्टिसिपेट लेते हैं। तो टीचर क्या कहते हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन दिस फंक्शन। क्या बोल रहे हैं हमारे प्रिंसिपल या टीचर, ईच ऑफ द स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन दिस फंक्शन। मतलब दो या दो से ज़्यादा स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस फंक्शन में। एक नहीं करेंगे, एक नहीं करेंगे, मतलब दो करेंगे या दो से ज़्यादा करेंगे इस फंक्शन में पार्टिसिपेट, ठीक है। तो दो या दो से ज़्यादा फंक्शन करेंगे पार्टिसिपेट में, इसका मतलब कि हम इच का इस्तेमाल करेंगे। इच का इस्तेमाल हम कब करते हैं, दो या दो से ज़्यादा के लिए, ठीक है। अब आ जाओ इधर में। इधर क्या होता है, दो में से एक। अब मान लो कि पता चला कि हमारा 15 अगस्त के दिन कोई एक स्पीच देने वाला, ठीक है। और स्पीच देने के लिए जो सर हैं उन्होंने कहा है, प्रिंसिपल सर ने, कि कोई एक ही बच्चा स्पीच दे सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे होता क्या है कि रिहर्सल के लिए दो बच्चे पहुँच जाते हैं, ठीक है, दो बच्चे पहुँच जाते हैं रिहर्सल देने के लिए। तो प्रिंसिपल सर क्या कहते हैं, आइदर यू एंड यू हैव सेलेक्टेड फॉर द, किसके लिए, आपका स्पीच के लिए, ठीक है। तो तुम या तुम दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक ही सीट तो है स्पीच देने के लिए। एंकरिंग के लिए मान लो एक को सिलेक्शन करना है, तो दो में से जब एक का सिलेक्शन करना हो, मान लो दो में से जब एक का हमको सिलेक्शन करना हो तो क्या यूज करेंगे हम करेंगे इधर का, आइदर यू एंड यू। जैसे आप बहुत सारे प्रोबेबिलिटी में मैथ्स का क्वेश्चन बनाते होंगे तो उसमें मिलता था आइदर मैथ्स और इंग्लिश, मतलब कि मैथ या इंग्लिश दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं हो सकता, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। अब आ जाओ नीदर और नन को हम देखते हैं। नीदर क्या होता है, दो लेकिन दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। अब 15 अगस्त का दिन आया था, अब उसमें दो बच्चे जो थे वो एंकरिंग के लिए क्या किए, वहाँ पे पार्टिसिपेट किए कि सर अब उसमें से सिलेक्शन करना था, दोनों में से क्या करना था, एक का सिलेक्शन करना था या दो का सिलेक्शन करना था। तो उसमें क्या हुआ कि नीदर जो जब था, सर क्या बोले, नीदर यू हैव सेलेक्टेड, ना ही तुम सेलेक्ट हुए ना ही तुम सेलेक्ट हुए। मतलब कि तुम दोनों में से किसी ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया तो फाइनली तुम दोनों में से किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब कि दोनों ने अच्छा नहीं किया, दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। और नन का यूज कहाँ करते हैं, मान लो दो से अधिक लोग आगे एंकरिंग के लिए, ठीक है, कि सर मैं भी करूँगा मैं भी करूँगा, सब अपना अपना दे रहे रिहर्सल, लेकिन इनमें से किसी ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया। किसी की आवाज़ ख़राब है तो कोई रुक रुक के बोल रहा है, तो उसमें तरह कोई
किसी को सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा है, कोई रुक जाता है, मतलब तरह तरह की किसी में प्रॉब्लम है। तो सर क्या कहते हैं, नन ऑफ दैम यू हैव सेलेक्टेड फॉर द एंकरिंग, मतलब कि तुम में से कोई भी सेलेक्ट नहीं हुआ एंकरिंग के लिए। तो दोनों में से कोई नहीं, तब हम क्या यूज करेंगे, तो आपका नन का यूज करेंगे। अब आ जाओ एनी और ऑल, ठीक है। दो से अधिक, जब हम बात करें दो से अधिक, ठीक है, और उसमें से किसी एक को सेलेक्ट करना हो, ठीक है, 1 आउट ऑफ मोर देन 2। बहुत सारे बच्चे एंकरिंग के लिए आ गए, ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या हुए, एंकरिंग के लिए आ गए। अब उसमें से क्या हुआ, एक को सेलेक्ट किया गया, एक को सेलेक्ट कर लिया गया, ठीक है, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, सिर्फ इसको सेलेक्ट कर लिया गया। तो हम क्या करेंगे, एनी यू हैव सेलेक्टेड, एनी यू हैव सेलेक्टेड फ्रॉम दैम, मतलब कि तुम जितने हो उनमें से किसी एक को सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। ऑल क्या हो गया, मान लो कि 10 बच्चे आ गए, सर मैं डांस करूँगा, मैं गाना गाऊँगा, मैं ड्रामा करूँगा, ठीक है, मैं एंकरिंग करूँगा। तो सर क्या कहता है, चलो ऑल ऑफ दैम यू आर सेलेक्टेड, ठीक है, सभी में बहुत अच्छे अच्छे खूबियाँ हैं, दैट्स वाई यू ऑल हैव सेलेक्टेड। तो ऑल मतलब दो से अधिक लेकिन सभी के सभी, ठीक है, दो से अधिक लेकिन सभी के सभी। तो ईच का मैंने क्या बताया, ईच होता है दो, ठीक है, और दो से अधिक की जब बात करनी हो तो हम क्या यूज करते हैं, ईच की बात करते हैं। इधर जब दो में से किसी एक को चुनना हो तो इधर का यूज करते हैं। निदर दो लेकिन दोनों में से कोई नहीं। नन दो से अधिक लेकिन उनमें से कोई नहीं। एनी एक, जब दो से अधिक में से एक को चुनना हो तो। ऑल दो से अधिक, तो क्या लगाएंगे हम, ऑल को लगाएंगे। तो इस वीडियो को आप देखिए, नोट्स बनाइए और उसको अच्छे से लिखते चले जाइए। नहीं समझ में आता है तो रिवाइंड कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में आप लिखते चले जाइए, ठीक है। चलते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि एग्जाम में पूछ रखा है हमें, और इस पर हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अब इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपने वर्ड एक सुन रखा है, बोथ, ठीक है। बोथ मतलब क्या होता है, दो। जब बोथ के साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं होता है। बोथ के साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं होता है। क्यों नहीं यूज होता है ये मैं बताता हूँ। क्योंकि इसके जगह पे हम एक और वर्ड को यूज कर सकते हैं, और जो इससे ज़्यादा सूटेबल है वो क्या यूज करेंगे, निदर। क्या यूज करेंगे, निदर का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि निदर क्या होता है, अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं कि जब दो लेकिन दोनों में से कोई नहीं, दो लेकिन दोनों में से कोई नहीं। अब बोथ मतलब भी क्या होता है, दो, और नॉट क्या हो गया, नहीं, दोनों में से कोई नहीं। तो सबसे बढ़िया वर्ड तो हम निदर लगा दें। बेसिक लॉजिक इसके पीछे ये है कि इसके जगह पे निदर इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये एक अप्रोप्रिएट वर्ड दे रखा है बोथ और नॉट के जगह। तो जब भी आप बोथ को नॉट के जगह देखो तो वो करेक्ट नहीं होता। अब क्वेश्चन भी मैं इस पर बनवाऊंगा जैसा पूछ रखा है। और निदर के साथ कभी नॉट नहीं लगता है, निदर के साथ कभी नॉट नहीं लगता। क्यों, क्योंकि जो निदर है इसमें तो नॉट पहले से इंक्लूडेड है। निदर के साथ नॉट तो पहले से इंक्लूडेड है, तो निदर के साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं होता और बोथ के साथ कभी नॉट का इस्तेमाल नहीं होता, और इसके जगह पे हम निदर का यूज कर सकते हैं। अब देखो यही मैंने नोट्स बना के आपको लिख दिया है। बोथ का यूज निगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है, बोथ का यूज निगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। यदि बोथ को रिप्लेस करना हो तो उसके जगह पे, यदि बोथ को रिप्लेस करना हो तो उसके जगह पे हम क्या यूज करेंगे, निदर का यूज करेंगे, ठीक है। और निदर अब पता ही है कि वो क्या होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होता है, हम लोग पीछे पढ़ ही चुके हैं। और हमेशा ये सिंगुलर वर्ब लेता है, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। और निदर वर्ड में नॉट अंडरस्टूड रहता है, इसलिए निदर के साथ कभी भी नॉट का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। अब देखो आओ इस 1 2 3 क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। मिस्टर वर्मा हैज़ 3 सन्स बट नीदर ऑफ दैम हैज़ एनी मेरिट, ठीक है। हैज क्या है मेरा, हेल्पिंग वर्ब। मिस्टर वर्मा क्या बना आपका, सब्जेक्ट, ठीक है। मिस्टर वर्मा हैज़ 3 सन्स, सन्स क्या बनेगा, देखो एक चीज़ बताता हूँ, सन्स क्या बनेगा आपका ऑब्जेक्ट। अब मैंने क्या बोला था, बिना मेन वर्ब का सेंटेंस हो नहीं सकता, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इस हेल्पिंग वर्ब को हमको यहाँ पे मेन वर्ब मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बिना मेन वर्ब का सेंटेंस हो नहीं सकता। तो ये क्या हो जाएगा मेरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। 3 क्या हो जाएगा, एक न्यूमरल एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। बट क्या होगा यहाँ पे, एक कंजंक्शन होगा। ऑफ क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद यदि कोई नाउन या प्रोनाउन दिखे तो क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है। हैज क्या होता है आपका, अब यहाँ देखो मेन वर्ब आपको फिर चाहिए तो ये बनेगा मेन वर्ब, ये बनेगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इन्हीं बनता है आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अब निदर को क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि देखो कंजंक्शन के थ्रू कितने जुड़े हुए हैं, 2 सेंटेंस जुड़े हुए हैं। अब देखो इसे भी सब्जेक्ट मिल गया और इसे भी मेन वर्ब मिल गया, इसे भी सब्जेक्ट मिल गया और इसे भी मेन वर्ब मेरा मिल गया। अब इस सेंटेंस में एरर किया। अब इस सेंटेंस का जो आप हिंदी करोगे, मिस्टर शर्मा हैज़ 3 सन, मिस्टर शर्मा के पास कितने 3 सन्स हैं, बट नीदर ऑफ दैम हैज़ मेरिट, लेकिन किसी के पास क्या है, मेरिट नहीं है। अब एक बात बताओ भाई, अभी आप लोग पीछे जब आप जाओगे, मैंने आपको नीदर क्या पढ़ाया था, आप जाओगे नीदर क्या होता है, 2, ठीक है। नीदर किसके लिए यूज होता है, 2 के लिए यूज होता है। और उसके बेटे यहाँ पे कितने हैं भाई, यहाँ बेटे उसके 3 है, ठीक है। आप तो उसके एक बेटे को जिंदा जिंदा आप दफना दिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ नीदर नहीं बल्कि नन लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नन जो होता है वो 2 से ज़्यादा के लिए यूज होता है, नीदर जो होता है वो 2 के लिए यूज होता है। हमें कितने यहाँ 2 से ज़्यादा बेटे उनके हैं, इसीलिए क्या करना पड़ेगा, हमें नन यहाँ पे सही लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि बेसिक डिफरेंस नीदर नन ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, ताकि जब भी कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उससे बना सको, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बोथ ऑफ टीम्स हैव नॉट स्कोर्ड गोल येट, राइट। ऑफ क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन का ये हो गया ऑब्जेक्ट, हैव क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब, स्कोर्ड क्या बनेगा, मेन वर्ब, नॉट क्या होता है, ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। एनी क्या कहलाता है आपका, एनी कहलाता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। गोल क्या कराएगा, स्कोर्ड व्हाट, गोल, तो गोल क्या बनेगा आपका, ऑब्जेक्ट बनेगा। येट क्या होता है, एक एडवर्ब की तरह काम करेगा आपका, ठीक है। अब भाई हमको सब्जेक्ट चाहिए, तो बोथ यहाँ क्या बनेगा, एक सब्जेक्ट बन के मेरा आ जाएगा, ठीक है। क्या बन के आ जाएगा आपका, एक सब्जेक्ट बन के आएगा। द तो आर्टिकल होता है। अब यहाँ पे बताओ कि एरर क्या है, बोथ ऑफ द टीम्स हैव नॉट स्कोर्ड एनी गोल येट। यहाँ पर एरर क्या है, एक चीज़ आप देखोगे, अभी मैंने तुरंत बताया था, बोथ के साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं होता है, बोथ के साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं होता है। और यदि हमें उसके जगह यूज करना हो तो क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे नीदर का। क्या यूज करेंगे, नीदर का यूज करेंगे। तो आपको शायद क्लियर हुआ होगा, यहाँ पे बोथ के साथ मैंने क्या किया, नॉट का इस्तेमाल कर दिया। और मैंने अभी तुरंत आपको बताया था, बोथ के साथ कभी भी नॉट का यूज़ नहीं होता है। आज एक और क्वेश्चन देखते हैं। राहुल इज ए टीचर और एन इंजीनियर इफ़ नॉट बोथ। राहुल क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। राहुल क्या है, इज क्या बनेगा आपका, मेन वर्ब बनेगा। ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, ठीक है। और क्या बनेगा यहाँ पे, कंजंक्शन, और ये भी क्या बन जाएगा आपका, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इफ़ क्या बनेगा आपका, कंजंक्शन। नॉट तो बताए थे अभी आपको, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। अब बोथ क्या बनेगा आपका, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। राहुल इज ए टीचर और इंजीनियर इफ़ नॉट बोथ। अब जब यहाँ देख रहे होंगे तो आप फिर दिख रहा है कि यहाँ नॉट जो है बोथ के साथ यूज कर दिया गया। तो यहाँ नॉट और बोथ के साथ तो यूज होगा नहीं, होगा क्या, नीदर। क्या यूज होगा, नीदर। नीदर क्या बन जाएगा आपका, नीदर बन जाएगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है। ये बन गया सब्जेक्ट नंबर 2, ये सब्जेक्ट नंबर 1 था। अब इसका मेन वर्ब कहाँ गया, मेन वर्ब क्या होता है, हिडन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इज लग जाएगा आपका, जो हिडन है, जो कि दिख नहीं रहा। तो बिना मेन वर्ब का कभी सेंटेंस नहीं हो सकता। कभी कभी सब्जेक्ट हिडन हो जाता है, मैं आपको पढ़ाया था बेसिक में, यदि आप मेरे पढ़े होंगे तो कभी कभी मैं आपका सब्जेक्ट भी हिडन हो जाता है। यू इम्परेटिव सेंटेंस में क्या हो जाता है, यू हिडन हो जाता है, तो याद होगा आपको। तो मेन वर्ब जब हिडन हो, जैसे आई के साथ कभी कभी क्या करेगा आपका, एम जो होता है वो हिडन हो जाता है, वो दिखता नहीं, तो आप मान के चलोगे वहाँ पे रहता है। तो राहुल इज ए टीचर और एन इंजीनियर इफ़ नॉट बोथ, यहाँ क्या हो गया, नॉट बोथ के साथ यूज़ नहीं होगा, हमें क्या यूज करना पड़ेगा, नीदर यूज करना पड़ेगा। तो आई थिंक आज मेरे लेक्चर को आप देखे होंगे और अच्छे से समझे होंगे। आप हमेशा क्लास नोट्स क्या करो, बनाते चले जाओ मेरे, ठीक है। आप मेरी क्लास नोट्स बनाते चले जाओ, और आपकी मैं रीडिंग की क्लास की भी डालूँगा, और वर्ड पावर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैं इसकी भी वीडियो आपको अपलोड करते चलूँगा धीरे धीरे। यदि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, मैं से मेरे सब्सक्राइबर यदि धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं, मेरे व्यूज़ बढ़ते चले जाते हैं, और यदि मेरी मेहनत आगे बढ़ती है, तो आप यदि मेरी सपोर्ट करते हैं इसमें, तो मैं आगे वर्ड पावर और रीडिंग की भी क्लासेस इसमें अपलोड करता रहूँगा, राइट। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करिए, कोऑपरेट करिए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ सकें, ताकि मैं आगे कुछ सोचूं और मैं भी मेहनत करूं, और आपकी मेहनत रहती है तो हमारी भी मेहनत रहती है, और हम आगे बढ़ पाते हैं। तो आप फीडबैक ज़रूर दो, कमेंट ज़रूर दो, ताकि हम भी समझ सकें कि हमारी मेहनत कितनी आगे तक जा रही है, और क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा,
राइट। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यहाँ से एंड होता है। इसके बाद हम लोग प्रोनाउन के लेक्चर को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।